आपने प्राचीन कहानियों और खोजियों के बारे में तो सुना ही है। दुनिया के सबसे प्राचीन खोजियों की कहानियाँ हमें यह दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपनी यात्राओं के माध्यम से न सिर्फ नए देशों का पता लगाया बल्कि उन सभ्यताओं को भी बदला जिन्होंने उन्हें देखा। इनकी यात्राओं ने इनके जीवन को बदल दिया। इन यात्राओं का असर सिर्फ उनके जीवन पर ही नहीं बल्कि उन देशों और सभ्यताओं पर भी पड़ा जिन्होंने इन्हें अपनाया। उनके अन्वेषण ने सामूहिक और भौगोलिक जानकारी को बढ़ावा दिया और अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यवहारिक संबंध का निर्माण किया। तो आइए जानते हैं इन प्राचीन खोजियों की कहानियों और उनकी साहसिक यात्राओं और समृद्ध सभ्यताओं की खोज के बारे में। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहली यात्रा है मार्को पोलो की, जो एक मशहूर इटालियन यात्री, व्यापारी और लेखक थे जिन्होंने अपनी यात्रा के जरिए एशिया को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनका जन्म 1254 में वेनिस, इटली में हुआ था। 1271 में उन्होंने अपने पिता निकोलो पोलो और चाचा माफियो पोलो के साथ अपनी यात्रा का आरंभ किया। यह यात्रा उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, जो उन्हें महाशक्ति और अद्भुत संस्कृति के देश चाइना तक ले गई। उन्होंने न केवल बेजिंग जैसे शहर देखे बल्कि देशों के अलग अलग हिस्सों का भी सफर किया। मार्को पोलो की यात्रा के दौरान कई अनोखे और अद्भुत अनुभव हुए जो उन्होंने अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में वर्णित किए। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार पोलो ने अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे शहर का वर्णन किया जहां के लोग पतंग उड़ाने में कुशल थे और उन्हीं पतंगों का उपयोग करके शहर की सीमाओं का निर्णय करते थे। एक अन्य अनुभव में पोलो ने चाइना के खानसामों का वर्णन किया जो घोड़े पर सवार होते थे और तेजी से संदेश और सामान पहुंचाते थे। यह प्रथा उन्हें यूरोप की तुलना में अत्यधिक प्रगतिशील लगी। पोलो ने भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वर्णन किया जो उस समय दुनिया के लिए एक रहस्य था। इन अद्भुत कहानियों और अनुभवों ने मार्को पोलो को इतिहास में एक ऐसा नाम दिया जो सदैव अमर रहेगा। इसके पश्चात दूसरे यात्री इब्न बटूटा थे, जो एक मशहूर मोरक्कन यात्री, विद्वान और कानून के ज्ञानक थे। उनका जन्म 1304 में टैंजियर, मोरक्को में हुआ था। इब्न बटूटा की यात्रा 1325 में शुरू हुई जब उन्होंने अपना जन्म स्थल मोरक्को छोड़ा और मैका तरफ हास के लिए निकल पड़े। इस सफर का मुख्य उद्देश्य धार्मिक था, लेकिन ये यात्रा इतनी विस्तृत हो गई कि उन्होंने अपना सफर 1354 तक जारी रखा। इस दौरान उन्होंने 1,21,000 किलोमीटर से अधिक का सफर किया, जो उस समय के अनुसार असंभव सा लगता था। इब्न बटूटा ने अपने यात्रा के दौरान एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों का सफर किया। उन्होंने अपना सफर नॉर्थ अफ्रीका से शुरू किया और फिर इजिप्ट, पैलेस्टाइन, साइरिया और सऊदी अरेबिया तक पहुंच गए। कई सारे देशों में जाने के बाद उन्होंने अपना रुख एशिया की तरफ मोड़ा और उनका सफर उन्हें ईरान, सेंट्रल एशिया और इंडिया तक ले गया। इंडिया में उन्होंने दिल्ली के कोर्ट में काफी समय बिताया और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रशासनिक पद को भी संभाला। इसके पश्चात उन्होंने अपनी यात्रा कई देशों तक जारी रखी। इब्न बटूटा की यात्रा के दौरान उन्होंने कई अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव किया। हर देश और राज्य में उनका स्वागत भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया। इजिप्ट में उन्होंने वहां के सुंदर और विविध सांस्कृतिक जीवन का अनुभव किया। वहां उन्हें अल अजहर यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने का मौका मिला। भारत में उन्होंने देखा कि किस प्रकार वहां के शासन में व्यवस्था और व्यापक प्रभुत्व था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ काम करते समय उन्होंने देखा कि इंडिया एक बहुत बड़ा और समृद्ध देश है जहां की संस्कृति भी अति सुंदर है। मालदीव्स में उन्होंने वहां के लोगों के जीवन को गहराई से समझा और देखा कि किस प्रकार उनके धार्मिक और सांस्कृतिक नियम समुद्री जीवन के आधार पर निर्भर थे। इसके पश्चात उन्होंने चाइना में विकसित शहरों, महान इतिहास और सांस्कृतिक अन्वेषण किया। उन्होंने देखा कि चाइना अपने
विशाल सड़क व्यवहार के माध्यम से अपने राज्य का प्रशासन संभालता था। उन्होंने बीजिंग और हैंगजोउ के ऐसे शहर देखे जो अपनी खूबसूरती और विकसित बाजारों के लिए प्रसिद्ध थे। इब्न बटूता के सफर के अनुभव इतने अत्यधिक थे कि उन्होंने अपने घर लौटने पर अपनी यात्रा को लिखित रूप में रिहला नामक ग्रंथ में संकलित किया। रिहला का मतलब है कि सफर की कहानी। इब्न बटूता की यात्रा और उनके लिखे गए रिहला के माध्यम से दुनिया को उन प्राचीन संस्कृतियों का पता चला जो उस समय तक एशिया और अफ्रीका की गहराइयों में छुपी हुई थी। उन्होंने अपने सफर के जरिए देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु बनाया और उनका ग्रंथ आज भी विश्व इतिहास में एक अमूल्य धन है। दोस्तों, यदि तीसरे यात्री की बात की जाए तो उनका नाम है जेंग ही, जो एक महान चीनी नौसैनिक, नेविगेटर और खोजकर्ता थे जो अपनी समुद्री अभियान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उनका असली नाम मा ही था और उनका जन्म 1371 में यूनान प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी यात्राओं के माध्यम से चीन के महाराजा योंगल एम्परर के लिए एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के कई देशों का अन्वेषण किया। उन्होंने 1405 से लेकर 1433 तक 7 बड़े समुद्री अभियान को अंजाम दिया जो अपनी प्रकृति में अत्यधिक व्यापक और भारी भरकम थे। जेंग ही ने अपनी यात्राओं के दौरान एशिया के कई देशों का सफर किया। उन्होंने साउथ एशिया के भारत और श्रीलंका तक भी अपना सफर पहुंचाया, जहां उनका संवाद स्थानीय शासकों और प्रशासकों से हुआ। उनकी यात्राएं सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने मिडल ईस्ट के कई महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों का भी अन्वेषण किया, जिसमें हॉर्मज, जेदा और एडेन जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने पूर्वी अफ्रीका के देशों तक अपनी समुद्री सेना का प्रसार किया, जिसमें सोमालिया, केनिया और मोजाम्बिक जैसे देश शामिल हैं। जेंग ही के अभियान ने विश्व व्यापार और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी यात्राओं के दौरान जो सांस्कृतिक विनिमय और व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, उससे उन्होंने एशिया और अफ्रीका के कई देशों को एक नई पहचान दी। उनकी यात्राओं के कारण कई देशों ने चीन को एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया और उनके साथ संबंध बनाए। ये अभियान न केवल व्यापारिक और सांस्कृतिक विनिमय के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि उन्होंने चीन के सामर्थ्य को दुनिया भर में स्थापित करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। ये 3 खोजी दुनिया के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अन्वेषण के माध्यम से दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनकी यात्राओं का प्रभाव न सिर्फ उन देशों पर था जहां उन्होंने कदम रखा, बल्कि उन लोगों पर भी था जो उनकी कहानियां सुनते थे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और किसी जबरदस्त टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।